आप पारसियों की क्रिकेट को स्टडी करें ना तो एक नाम बार बार पढ़ने को मिलता है, उरुदशेर पाटेल। ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले आइडिया दिया कि पारसी क्रिकेट क्लब को इंग्लैंड का दौरा करना चाहिए वहाँ की काउंटीज के साथ खेलने के लिए। लेकिन खुद को इस काबिल साबित करने के लिए पारसियों को जीतना था उस वक्त के सबसे बड़े और ताकतवर ब्रिटिश क्लब लोकल बॉम्बे जिमखाना से। पर ब्रिटिश ते नेटिव पारसियां दे नाल खेलना अपनी इंसल्ट समझदे सन। खैर, उरुदशेर पाटेल ने तरले मिन्नतें डालकर मना ही लिया उनको अपने साथ खेलने के लिए। और फिर 7 अगस्त 1877 को एक बड़े क्राउड के सामने ये तारीखी मैच खेला गया। गोरू ने बनाए 167 रन्स, लेकिन पारसीज फॉल शॉर्ट ऑफ द टोटल बाय 62 रन्स। मैच तो हार गए पारसीज, लेकिन उनकी बॉलिंग और फील्डिंग की बहुत तारीफ हुई और यूं मुस्तकबिल में नेटिव्स और कॉलोनाइजर्स के दरमियान क्रिकेट का एक बाब खुल गया और इसके साथ ही रेसिज्म का डोर भी खुल जा सिमसिम हो गया। किसी अंग्रेज राइटर ने पारसियों को मिमिक मैन का खिताब दिया और किसी ने इमिटेटिव एनिमल का, लेकिन बांदरों वाले ताने सुनकर भी पारसियों का शौक उतरा नहीं अंग्रेज दिखने का, बल्कि वो तो खुशी बहुत थे कि 1878 में उनकी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के दौरे की इजाज़त मिल गई। लेकिन पारसियों की आमद को ब्रिटिश प्रेस ने जैसे हाईलाइट किया ना, वो डूब मर जाने का मकाम है रेसिस्ट कॉलोनाइजर्स के लिए भी और मॉक टर्टल्स के लिए भी। मतलब कि कार्टून छपे अखबारों में कि अंग्रेज बैटिंग कर रहा है और विकेट कीपर ने पटारी में से सांप निकाल लिया है। ओरिएंटलिस्टां दा बुग़ज़, उनकी जहालत और रेसिज्म अरूज पर। खैर, कुछ बातें सच्ची भी थी वहाँ के मीडिया की कि ये क्रिकेटर से ज़्यादा बॉम्बे के रईसज़ादे हैं जो तफरीह करने के लिए इंग्लैंड आए हुए हैं। और फिर क्लाउन क्रिकेटर्स का लक़ब हासिल करने वालों का टूर शुरू हुआ। इस हिसाब से देखा जाए तो इस सीरीज़ का नाम क्लाउन्स वर्सेस कॉलोनाइजर्स होना चाहिए था, लेकिन इतनी मार पड़ी ना कि नानी याद आ गई रईसज़ादों को। खैर, ये तो कहानी है पारसी क्रिकेट की शायद नाकाम कहानी, लेकिन इसका एक अच्छा नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश राज को भी अंदाज़ा हो गया लोकल्स की क्रिकेट पगलाहट का। Cannot believe it. Look at the reaction. Lands exactly where you want it. Good visuals. शायद इसी पगलाहट से इम्प्रेस होकर गोरा लोग भाग भाग कर हिंदुस्तान आना शुरू हो गए अपनी अपनी क्रिकेट टीम्स लेकर। यानी कि राज भी इंजॉय किया और क्रिकेट भी खेली रज के। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि 1892 में इंग्लैंड से पहली क्रिकेट टीम जो आई उसके कैप्टन थे लॉर्ड हॉक। अब लॉर्ड हॉक एंड कंपनी को कैसा लगा यहाँ का माहौल, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए। पूछते हैं। जी लॉर्ड हॉक साहब, सुना है 1892 में इंग्लैंड की टीम आपकी कप्तानी में इंडिया के दौरे पर आई थी। जरा उस टूर की मेमोरीज तो शेयर कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल ठीक सुना आपने। 1892 में मेरी कैप्टनसी में इंग्लैंड की टीम ने टूर किया था इंडिया का। एंड यस, देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज। वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े ह्यूज ग्राउंड्स, ढोल ताशों और बाजों के शोर में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि क्रिकेट सिर्फ हम आपस में यूरोपियंस कोरा लोग खेला करते थे, ये नेटिव इंडियंस के साथ नहीं, क्योंकि उस वक्त उनको क्रिकेट खेलना आता भी नहीं था। And let me tell you, it was an event, a great, a huge event, जब मद्रास, बंगाल और बम्बई वगैरह के ग्राउंड्स में
गवर्नर्स आते, रूलिंग गवर्नर्स आते और उनकी फैमिलीज आती। हम खूब मजा करते, हम गोरा लोग अपनी कॉलोनी में सैर करते। I mean, you can imagine that जब हम लोगों का टूर खत्म हुआ तो I was enjoying myself too much that I decided not to go back to England. Actually, मैं तो नेपाल चला गया शेर का शिकार करने। क्या कह रहे हैं आप? शेर का शिकार? नहीं, मतलब वाकई टाइगर का शिकार करने चले गए आप? Exactly. Actually, मैंने 13 टाइगर्स का शिकार किया था। जानते हो सर, कोई सबूत है थोड़े को? My lovely नहीं छोड़ा। Let me tell you one thing. आज भी मेरे यॉर्कशायर वाले घर में टंगी हुई हैं उन टाइगर्स की खालें। खैर, ये कप्तान और इनके टाइगर्स को छोड़ें, मैं गल कर रही सा पारसी क्रिकेट दी। जी, पारसी क्रिकेट, जो कि 1892 तक बॉम्बे और गुजरात बल्कि कराची सिंध तक की एक ताकतवर क्रिकेट फोर्स बनकर उभरी और उन्होंने यहाँ के लोकल ब्रिटिश क्रिकेट क्लब्स को हराना शुरू कर दिया ऑन रेगुलर बेसिस। उस दौर को पारसी क्रिकेट का गोल्डन ईरा कहा जाता है। लेकिन ये बात यहाँ के एलीट हिंदुओं और जागीरदार क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के लिए काफ़ी तकलीफ़देह थी कि क्रिकेट के बहाने ही सही उनके मालिकों से अगर कोई फ्री हो रहा था तो सिर्फ पारसी नहीं, मतलब कि हम कोई गुलाम नहीं है। मालिकों गुलामों को छोड़ें, पारसी क्रिकेट के बाद इंडिया में हिंदू और मुस्लिम क्रिकेट के हवाले से एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। बंबई में पहला हिंदू क्रिकेट क्लब 1866 में बना। पहल तो सिर्फ एक ही कास्ट के हिंदू अपना क्लब बनाते थे, लेकिन पारसियों और यूरोपियंस से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत टीम की ज़रूरत थी। इसलिए तमाम जातियों को मिलाकर हिंदू क्रिकेट क्लब बनाया गया। जब हिंदू जिमखाना बन गया तो मुसलमान क्यों पीछे रहते? 1892 में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर लॉर्ड हैरिस ने मुसलमानों की जमा करवाई एक दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि हम इस्लाम जिमखाना के नाम से क्रिकेट क्लब बना रहे हैं और आप हमें पारसी जिमखाना के साथ वाली ज़मीन दें ग्राउंड बनाने के लिए। यूं इंडिया में कम्युनल क्रिकेट का आगाज़ हो गया। यूरोपियंस, पारसी, हिंदू और मुसलमान। हाँ, गरीबों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि 1890 के नेड़े तेड़े ये जो रॉयल स्टेट्स थी ना, पटियाला शटियाला वगैरह, इन्होंने इस रॉयल खेल को पैट्रनेज देना शुरू कर दी। वजह इसकी ये थी कि उस ज़माने के हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम, तहज़ीब, आदाब और करैक्टर स्किल्स, ख़ास तौर पर लीडरशिप स्किल्स सीखने सिखाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलना शुरू हो गए थे। मसलन मेयो कॉलेज अजमेर, दिल्ली कॉलेज इंदौर और एचिसन कॉलेज लाहौर शोर वगैरह। तो इन कॉलेजेस में लीडरशिप सिखाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वे सूझता था इन लोगों को, वो तो था ही क्रिकेट। ऐसे में अगर कोई लड़का इन कॉलेजेस की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाता था तो उसकी लीडरशिप स्किल्स को कितना शार्प कर देते थे ये उस्ताद लोग। उसका तो अमली मुजाहिरा आप लोगों ने देख ही लिया है कुछ अर्सा पहले, लिहाजा मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करती और आगे बढ़ती हूँ। Imran Khan, the skipper, has decided that he's the one to come out and sort all this out. प्रिंसली स्टेट्स की पैट्रनेज क्रिकेट की बड़ी वजह अंग्रेज़ रूलर्स के साथ बना के रखना था और बाकी लोकल्स, नेटिव्स, गरीब हिंदुस्तानियों पर यह प्रूव करना कि प्रिंस होने का मतलब तकरीबन अंग्रेज़ होना ही होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये प्रिंस शहजादे लोग सिर्फ क्रिकेटर्स पालते थे, नहीं, इनमें से कुछ तो अच्छी खासी क्रिकेट खेल भी लेते थे। मैनू लगता है मिसाल समझाने लिए थानू एक और रिपोर्ट विखानी पैनी। राजेंद्र सिंह जो 18 साल की बाली उम्र में पटियाला के महाराजा बन गए। क्रिकेट का शौक हुआ तो उन्होंने पटियाला रियासत को क्रिकेट होम बना दिया। न सिर्फ इंडिया भर से बल्कि ग्रेट ब्रिटेन से प्लेयर्स को लाकर
अपनी टीम को रिप्रेजेंट करवाया। सो इंडिया के उस जमाने के विराट कोहली मतलब के श्री कुमार रंजीत सिंह जी अल मशहूर रांझी साहब, वो भी इनकी पटियाला 11 का हिस्सा बने। ये बात है 1894 से 1898 तक की। रांझी साहब ले पालक थे लेकिन राजा ही थे, काठीवार की एक प्रिंसली स्टेट नुआंगर के। उनके ये कायम मकाम राजा का स्टेटस उस वक्त ऑफ हो गया जब उनकी सौतेली वालदा जो मुसलमान थी ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। बस फिर रांझी दा चन्न डुब गया। इससे वो थोड़ा नेगेटिव भी हो गए बेचारे, और वो अपनी खोई हुई रियासत की शहजादगी हासिल करने के लिए काफ़ी हाथ पांव भी मारते। लेकिन चूंकि ख़ुद को शहजादा ही समझते थे तो इतना माल उड़ाते थे पार्टी शाल्टी करने में कि कंगले हो जाते थे। फिर या तो कर्ज या फिर पटियाला जायदाद में से अपना हिस्सा हासिल करने की तगोदो करते। मतलब कि रांझी साहब इंडियन क्रिकेट के मिर्ज़ा गालिब ही थे। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कैच इट। अच्छा, बाकी बातें एक तरफ हैं, लेकिन बैट्समैन बहुत अच्छे थे रांझी साहब, और इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जानिब से ना सिर्फ खेले बल्कि अच्छा परफॉर्म भी किया। अरे ये इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम इन्हीं के नाम पर तो रणजी ट्रॉफी रखा गया था। तो मैं बता रही थी कि मुझे रांझी साहब कैसे याद आए कि ख़ुद तो ये इंग्लैंड की नेशनल टीम की जानिब से खेलते थे, लेकिन जब भी बात होती कि इंडिया की एक कंबाइंड टीम बनाकर इंग्लैंड भेजी जाए, इन्होंने पतंगे लग जाते सी। एक दफ़ा तो प्रिंस साहब ने यह भी फरमा दिया कि इंडिया को क्रिकेट की ABC नहीं आती, बल्कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करती है तो वहाँ पर कोई भी वीक काउंटी इनके खिलाफ 500 रन्स बनाकर पूरी टीम को 40 से 45 रन्स में आउट कर देगी। खैर, प्रिंस रांझी वीरे की ये बात अपनी जगह, लेकिन उस वक्त के हिंदू, मुस्लिम और पारसी एलिट्स ने यह ठान लिया था कि इंडिया की एक कंबाइंड क्रिकेट टीम बनाकर उसको दौरा इंग्लैंड पर रवाना किया जाएगा। पर कोई एक मुसीबत सी। And it's a no ball. उसी दौर में स्वदेशी मूवमेंट अपने उरूज पर थी, और ये मैं 1900 से 1910 के दौरानिए की बात कर रही हूँ। इस दौरान स्वदेशी मूवमेंट वालों ने अंग्रेज़ों को कत्ल भी किया वहाँ लंदन में। तो ऐसी टेंशन में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा भला कैसे कर सकती थी, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब हिंदुस्तानी क्रिकेट ताज़ा बनते हिंदुस्तानी नेशनलिज्म के मुख्तलिफ नैरेटिव्स को एडॉप्ट कर रही थी। सच्ची मैं मजाक नहीं कर रही, आप इस बात का अंदाज़ा इस एग्ज़ाम्पल से लगाइए कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट वाले थे ना, जो अपने आप में ख़ास नेशनलिज्म का ब्रांड ओन करते थे, वहाँ के इनकलाबियों ने भी जो क्रिकेट खेली ना, तो ऐसे क्रिकेट बैट्स, ऐसी क्रिकेट बॉल्स, ऐसे क्रिकेट ग्लव्स और ऐसे क्रिकेट पैड्स के साथ जिनके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स ने इन्हीं के इनकलाबी स्लोगन्स लिखे हुए होते थे। कहानी थोड़ी सुनी सुनी लग रही है ना? खैर, मैं बात कर रही थी उस वक्त की क्रिकेट और इंडियन नेशनलिज्म के मिलाप की। सच्ची बात तो यह है कि ये नेशनलिज्म अभी कच्चा पक्का था, ऊपर से पक्का और अंदर से कच्चा। यही वजह तो थी कि आए दिहाड़े कम्यूनल फसादात होते रहते थे इंडिया में। हिंदू और पारसी एलिट्स में तो टेंशन यहाँ तक बढ़ी कि हिंदू जिमखाना ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि बस बहुत हो गई, असी और क्रिकेट खेडनी नहीं है ना पारसियां दे नाल। लगता है BCCI ने बाइकआउट के अनोखे बहानों वाला आइडिया यहीं से चुराया है। खैर, 1905 में हिंदू क्लब्स ने
ये ऐलान मान भी लिया और बाइकआउट कर दिया पारसी क्रिकेट का। वैसे एक आध साल में मन मनैया हो गया दोनों कम्युनिटीज़ का और ऐसी पपियाँ जफियाँ हुई कि क्रिकेट की एक नई तारीख रकम हुई कॉलोनियल इंडिया में। मैं बात कर रही हूँ बॉम्बे ट्रायंगुलर क्रिकेट टूर्नामेंट की, फीचरिंग हिंदू, पारसी और यूरोपियन टीम्स। मुस्लिम क्रिकेट वो कहाँ थी उस वक्त, बताती हूँ। बल्कि हम एक क्रिकेट हिस्टोरियन से बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मुस्लिम क्रिकेट कितने खलोती सी उस वेले। एक ब्रेक के बाद। पारसी और हिंदू क्रिकेट के बाद इंडिया में शुरू हुई मुसलमानों की क्रिकेट, मगर कब और कैसे और कौन बना पहले मुस्लिम क्रिकेट क्लब का कप्तान, मौलाना बरादरान या फिर सर सैयद अहमद खान? और कॉलोनियल रूलर्स को पटाने के लिए किसने डाले तरले मिन्ते हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी क्रिकेट ग्राउंड डोनेट करवाने के लिए? ये सब जानने के लिए देखिए दास्ताने हिंदुस्तानी क्रिकेट की चौथी और आखिरी एपिसोड। Changed things. That was right out of the middle of the bat and it's gone sailing into the crowd.